अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गजल अमान। मुझे कहते हैं हसन लियाकत और आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। पहले आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन जब गजल अकेली थी तो इनका भी गला बैठा हुआ था। गला भी खराब था, तबीयत भी खराब थी, लेकिन मेरा सिर्फ गला खराब है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। सो ख़वातीन वज़ात, गुड मॉर्निंग। गजल ने आपको कह दिया मंडे है, पहला दिन है और हम पहले दिन में चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे आपकी शुरुआत अच्छी हो। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मशहूर सौगात की। तो मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान की तारीख की पुरानी सौगात बनाने वाले मुल्क रफ़ीकुल मारूफ, ये जो आज भी नफासत, लज्जत, मिठास और मज़े के एतबार से लाजवाब मिठाइयाँ बनाते हैं, जिसमें खालिस देसी घी, दूध, मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ अक़साम, जिसमें बहुत सारी बर्फ़ी और पता नहीं क्या क्या, रसगुल्ले, गुलाब जामुन शामिल होते हैं। और ये नफासत में लज्जत से भरपूर होती है और स्वीट की को ईद की खुशियों में, शादी ब्याह में और बाकी तक़रीबात के तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बाहर लेके जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये सौगात बहुत ही मशहूर हैं। सो मजीद जानते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे अफजाल हुसैन वड़ाई से। हर डिस्ट्रिक्ट की, हर जिले की एक खास सौगात होती है शहर की। इस तरह मंडी बहाउद्दीन की भी एक खास सौगात है जो 1947 से मैन्युफैक्चरिंग होकर अभी तक इस वक्त शहरी इससे मुस्तफीद होते दिखाई दे रहे हैं। मलक रफीक आल मरूफ मोटा फिका, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर खास तौर पर स्वीट्स के हवाले से जिसमें बर्फी है, जामुन है, रसगुल्ले है, छमछम है और इसके साथ पतीसा है और बाकी प्रोडक्ट है। ये यहाँ पे इनके कारखाने के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और आपको कारखाने का भी विजिट करवाते हैं, तो यहाँ से उससे बात भी करते हैं कि इनकी क्वालिटी, इनकी क्या चीजें यहाँ पे बन रही हैं। इनका ये दावा है कि 1947 से अब तक हमारी क्वालिटी के अंदर अभी तक कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई और खूबसूरत किस्म के देसी साफ सुथरे घी से ये चीजें बनवा रहे हैं। चले आए आपसे मिलाते हैं। यहाँ के कारखाने के जो मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि ये 1947 से मलक रफीक आल मरूफ मोटा फीका देसी घी की जितनी ये प्रोडक्ट बनती है उनकी, अच्छा क्या कहेंगे आप इस वक्त तक आपका कौन सी कितनी नस्ल में ये आपका जो बिजनेस है ये चल रहा है? जी, हम चौथी नस्ल हैं। अपने परदादा अबू से हमारा काम शुरू हुआ है, हाजी अब्दुल रफीक और मोटा फिक्का से, जिनके नाम से आज तक ये सेटअप चल रहा है। हम चौथी नस्ल हैं जो हम इस काम को उसी तरीके से, उसी शौक से, उसी लगन से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस टाइम हमारा पतीसा बन रहा है जो 1947 से ही बनता आ रहा है, वही जायका, वही मोहब्बत के साथ हम पतीसा वैसे ही हम मतलब आगे बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पतीसे के अलावा बाकी कौन कौन सी चीजें हैं जो खालिद देसी घी से बना रहे हैं और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का खास तौर पे आप जिक्र करें कि कौन कौन सी चीजें जो है ना उसके अंदर डालते हैं? कि हमारी जो मशहूर चीज़ों में है, बर्फी है, पतीसा है, ढोडा है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, जो बैरून मुल्क भी जाते हैं, लोग शौक से लेके जाते हैं। मंडी बहाउद्दीन की खास सौगात है जो लोग शौक से बाहर लेके जाते हैं और इनके अंदर खालिद देसी घी डलता है, दूध डलता है, खोया डलता है और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डलते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पे आपके कारीगर काम कर रहे हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, सफाई सुथराई का खास एहतमाम है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी शादी ब्याह ईद वगैरह के इवेंट के हवाले से आप बताएं कि लोग इसको कितना पसंद करते हैं और किस तरह की आपकी सेल होती है? जी बिल्कुल, 70 साल से हमारा ये कारखाना चल रहा है और ऐसे ही हमारे पास 20, 25, 30 साल पुराने लोग हैं जो हमारे पास अब तक काम करते आ रहे हैं और लोग भी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि इनके हाथ में वही जायका है जो अब तक चेंज नहीं हुआ। बाहर मुल्क जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपने प्यारों के लिए भी ये खुसूसी तौर पर, जिसके अंदर पतीसा है, जिसके अंदर डोडा है, जिसके अंदर खास तौर पर मजेदार खोया है, ये भी अपने प्यारों के लिए मंडी बहाउद्दीन की जो मारूफ सौगात है ये लेकर जाते हैं। वाह, जी हाँ, क्या जबरदस्त ये मीठी सौगात थी। और वैसे भी हसनैन, आजकल मेरे घर में कुछ शादी की तकरीबात चल रही हैं तो आए रोज मैं कुछ ना कुछ मिठाई आप मंडी खाती हूँ। बहाउद्दीन से मंगवा लें। मैं अब सोच रही हूँ कि वहां से मिठाई मंगवा ली जाए। क्यों? मंडी बहाउद्दीन से भी आप मिठाई मंगवा लें। फिर मुल्तान का भी हमने एक पैकेज देखा था, वहाँ से आप सोन हलवा मंगवा लीजिएगा। वैसे मुल्तान से आपकी खाला भी आ रही है तो खाला भी आ रही है, बिल्कुल। सोन हलवा वो लेके आएंगे। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं और एक अंडे की बात करते हैं। मिठाई से थोड़ा सा अंडे की तरफ चलते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि अंडा बिल्कुल ताज़ा है, नया है, मगर ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि डायनासोर का ये अंडा करोड़ों बरस पुराना है। करोड़ों बरस पुराना ये अंडा कहाँ पे मिला? वाकई साइंसदानों ने अर्जेंटीना में 7 करोड़ बरस से दफन इस अंडे को निकाला है, जो हैरान कुन तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। इसे अर्जेंटीना के खित्ते
पैटागोनिया के इलाके रियो नेग्रो में दरियाफ्त किया गया, जिसने साइंसदानों को दंग कर दिया, हैरान कर दिया। देखने में ये किसी शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा लगता है और इसी वजह से साइंसदानों का ख्याल है कि ये किसी छोटे डायनासोर का अंडा होगा। इस इलाके में पहले भी डायनासोर के अंडे दरियाफ्त हुए हैं, मगर मुकम्मल तौर पर महफूज अंडा पहली बार दरियाफ्त किया गया है। दरहकीकत साइंसदानों का कहना है कि ये इसके अंदर मवाद को भी जांच रहे हैं और वो भी मौजूद है। और अर्जेंटीना के म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेज से ताल्लुक़ रखने वाले एक साइंसदान ने बताया कि ये एक मुकम्मल अंडा है जो हैरानकुन अमर है। और उन्होंने मजीद बताया कि ये मुमकिन तौर पर किसी छोटे गोश्तखोर डायनासोर का अंडा हो सकता है और उनके फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं। इस अंडे और वहाँ मौजूद मिलने वाले दीगर अशिया को अब अर्जेंटीना म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेज में तहकीक के लिए भेजा गया है। और साइंसदानों ने मजीद बताया कि अंडे के स्कैन से इल्म होगा कि इसके अंदर वाकई कुछ मौजूद है या नहीं, और अगर किसी डायनासोर के आसार दरियाफ्त हुए तो ये जनूबी अमेरिकी तारीख में एक आम पेशरफ्त साबित होगा। बहुत ही नायाब किस्म का ही अंडा है। और अब देखना ये है इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये भी देख रही थी कि ये उस टाइम का दौर का है जब मतलब ज़मीन के ना ऊपर आखिरी डायनासोर का जब दौर था, ये उस वक्त का है। अब जाहिर है जो साइंसदान है इसके ऊपर मजीद तहकीकात करें, फिर ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी, वो हम आपके सामने भी रखेंगे रिलेटेड टू अंडा कि उसमें मजीद क्या है, क्योंकि अभी ये फॉसिल्स की हालत में मिला है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये खबर देते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को मारने पर मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों के खात्मे और नस्ल कुश्ती के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। अदालत ने हुक्म दिया कि आवारा कुत्तों को मारने के शवाहिद मिलने पर मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने तहरीरी हुक्मनामा जारी भी कर दिया। अदालत ने CDA को आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की हिदायत भी की और ये भी कहा कि CDA के डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को आवारा कुत्तों को मारने पर वजाहत के लिए ज़ाती हैसियत में भी तलब किया जाए। अदालत ने आवारा कुत्तों से मुतालिक 2020 की पॉलिसी पर अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया है, जबकि तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक वकील दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा कि हुकाम के अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन पर 19,000 खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो बयान है उसके बरक्स तस्वीर से साबित होता है कि कुत्तों को मारा भी गया है और हलाक कुत्ते CDA की बल्किती ट्रक में पाए भी गए हैं। और अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वकील ने यह भी बताया कि हलाक कुत्तों को CDA गाड़ी में देखने वाले एनी शाहिद डॉक्टर गनी इकराम अदालत में पेश भी हुए और एनी शाहिद के मुताबिक वो वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं। और गवाह के मुताबिक उनके पहुंचने पर CDA ड्राइवर हलाक कुत्तों के साथ वहां से भाग गया था और फिर शहरी नीलोफर ने आवारा कुत्तों से मुतलिक 2020 की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए उसने ये दरख्वास्त भी दायर की। और दरख्वास्त गुजार के वकील अल्तमिश सईद ने ये दलाइल दिए कि अदालत ने मरकजी केस में फरीक बनने की शहरी की मुतफरक दरख्वास्त भी मंजूर कर लिया और मामले की संगीनी की वजह से केस की आइंदा समाअत अब 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ऐसी आवारा कुत्तों के हवाले से तो आपने बहुत ही अच्छी खबर बताई है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद में भी और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी पिग्स जो खिंजीर के हवाले से बात है, सूर के हवाले से बात है, उसके ऊपर भी अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ये हर इलाके में इस तरह से पाए जाते हैं, वहाँ की फसलों को तबाह करते हैं, वहाँ के काश्तकारों को इन्होंने मुश्किलात में डाला हुआ, तो उनके हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में इस तरह की हमें पॉलिसीज देखनी चाहिए और पॉलिसीज के ऊपर हमें अमल दरामद होते हुए नजर आना चाहिए। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं गवादर के साहिल के हवाले से। गवादर के साहिल के करीब एक नायाब वेल्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और NNI वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड्स WWF पाकिस्तान ने कहा है कि गवादर के साहिल इलाके डेमिरस के करीब 4 नायाब ब्राइडल्स वेल के होल को देखा गया है और इदारे ने कहा है कि ऐसे नादर मनाजिर पाकिस्तान के साहिली इलाकों की समंदरी हयात की दौलत को और आने वाली नस्लों के लिए इसके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करते हैं। गवादर प्रो के मुताबिक इदारे ने शहरी साइंसी मुहिम के जरिए इस मुशाहिदे की तस्दीक की और इसे पाकिस्तान की समुद्री तनों को खास करार दिया है। मकामी माहिरगिरों ने बताया कि वेल्स माहीगीरी इलाके से तकरीबन 5 किलोमीटर शुमाल में देखी गई है और कश्ती के कप्तान आमिर दाद करीम, जिन्होंने इस माहीगीरी के सफ़र की क़यादत की, उन्होंने कहा कि हमने पुरसुकून समंदर में हरकत देखी और समंदर और एहतियात से जो उसके समंदर के करीब जाते रहे, इस वेल के करीब जाते रहे और जब हम करीब पहुंचे तो बड़ी वेल्स आहिस्ता आहिस्ता सतह पर उभर रही थी। ये एक नाकाबिले फरामोश मंजर था। WWF पाकिस्तान के मुताबिक ये वेल पाकिस्तान के पानियों में पाई जाने वाली 3 बिलियन वेल अक़साम में से एक है और इदारे ने कहा है कि ये
नस्ल आलमी सतह पर कम तहकीक शुदा है और IUCN की रेड लिस्ट में इसको डाटा डेफिनेट्स के ज़ुमरे में शामिल किया जाता है और WWF ने मजीद कहा है कि ऐसी इकसाम के तहफ़्फ़ुज़ से मुल्क के साइली माहौलियाती निज़ाम को महफूज रखा जा सकता है। ताहम WWF की आलमी तशखीस के बरक्स चीनी साइंसदानों ने इस वेल्स पर तफसीली तहकीक की है, जिससे एशिया में इसकी नस्ल के बारे में सबसे जामे डाटा सेट्स में भी एक दस्तयाब हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा हसनैन, लास्ट डेज में मैं भी एक स्टोरी ऐसी शेयर करी थी जिसमें यह है कि अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पाई जा रही ना, बहुत उनकी पैदावार अब कम हो चुकी है। जिस तरह हम डायनासोर की भी पहले बात कर रहे थे, अब ये वेल जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसकी नस्ल के हवाले से भी मजीद तहकीकात जारी हैं, साथ ही साथ जिस तरह इसको पुरसकून माहौल में तैरते हुए समुद्र में देखा गया है, ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि वेल्स के हवाले से हमने बहुत डरावनी सी खबरें भी आपके साथ शेयर की हैं जो बंदों को खा भी जाती हैं, और जिस तरह से और बहुत सोशल मीडिया पर भी इस तरह से चीज़ें वायरल होती हैं जो आप लोग खुद भी देखते होंगे। लेकिन खैर, अब जो तहकीकात की जा रही हैं इस पे, उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं तुर्किया। तुर्किया में तलाक के मुआहदे में बीवी ने शोहर से अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया। अच्छा। वो मुतालबा मैं आपको बताती हूँ। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में अजीबोगरीब मुतालबे करती है। अजीबो उम्मीद नहीं करती आप वाली बात। कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ हुआ ऐसे कि तुर्किया के शहर इस्तांबुल में एक तलाक के मुआहदे में यह खुसूसी शर्त शामिल की गई कि साबिक शोहर अपनी साबिका एहलिया की बिल्लियों की देखभाल और खर्च अदा करता रहेगा। तफसीलात जो सामने आई, उससे जान छूट गई, लेकिन लवाहिकीन से जान नहीं छूटी। उनसे जान नहीं छोड़नी, वो अपने अदा करना उनका खर्च। तफसीलात जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक तलाक के मुआहदे के तहत बिल्लियां साबिका एहलिया के पास ही रहेंगी। साबिक शोहर ने यह शर्त रज़ाकाराना तौर पर कबूल की है कि वो हर 3 माह बाद तकरीबन 10,000 तुर्क लिरा बिल्लियों की देखभाल के लिए अदा करेगा। बहुत तंग था, शदीद तंग था। उसने कहा इससे जान छूट जाए 10,000 लीरा देने के लिए तैयार। हाँ बिल्कुल, और इस अदायगी की मुद्दत 10 साल तक या जब तक बिल्लियां जिंदा हों तब तक मुकर्रर की गई है। मुआहदे में इस बात का भी जिक्र किया गया कि ये अदायगी तुर्किया की सरकारी महंगाई शरह के मुताबिक हर साल एडजस्ट होगी और कानूनन तुर्किया में पालतू जानवर यानी कि जो बिल्लियां वगैरह होती हैं उनको अभी मुतहरक जायदाद शुमार किया जाता है। लेकिन अलबत्ता बाज़ फैसलों में जानवरों की फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए देखभाल के खर्च की हैसियत से मुआहदे मंजूर भी किए जाते हैं। और ये मामला एक नया रुझान भी समझा जा रहा है कि जहां तलाक जैसे मुआहदे होते हैं, सिर्फ इंसानों की माली जिम्मेदारियां नहीं बल्कि जानवरों की देखभाल का खर्चा भी शामिल किया गया। एक एंड से अच्छी बात भी है। बिल्कुल ऐसी है। उनकी आपस में तो शायद रिश्ता बरकरार नहीं रहा, लेकिन अब बिल्लियों के तवस्सुत से एक दूसरे से मुलाकात होगी, क्योंकि जब वो खर्चा देने जाएंगे तो फिर उनको देखना पड़ेगा। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको अमेरिका से खबर देते हैं। अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहें अदा करने के लिए नामालूम शख्स ने करोड़ों डॉलर का अतिया दे दिया। एक नामालूम डोनर की जानिब से अमेरिकी महकमा जंग को 13 करोड़ डॉलर का अतिया दिया गया ताकि हुकूमती शटडाउन के दौरान अमेरिकी फौजियों को तनख्वाहें दी जा सकें। हुकाम की जानिब से इस अतिये की तस्दीक की जा चुकी है और इससे कबल ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि यह अतिया मुल्क के 13,20,000 फौजियों को तनख्वाहें अदा करने में मदद देगा। ट्रंप ने अतिया देने वाले शख्स की शनाख्त तो जाहिर नहीं की, ताहम ये ज़रूर कहा कि वो एक अमरीकी शहरी और ट्रंप का बहुत बड़ा हामी है। अमेरिका में जारी हुकूमती शटडाउन अब अपने 25वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और ख्याल रहे कि ये अमेरिकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती शटडाउन हो सकता है। और पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक यह अतिया इस शर्त पर दिया गया कि इसे अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहें और दीगर मराहत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और तर्जुमान ने कहा कि इस अतिये को महकमे की जनरल गिफ्ट एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के तहत कबूल किया गया और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस अतिये के हिसाब से हर अमेरिकी फौजी को कम बेश $100 दिए जाएंगे। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि अतिया देने वाला शख्स ट्रंप के करीबी हैं और फौज ने के मुताबिक एक ऐसे बासर ख़ानदान से इनका ताल्लुक है और ये उसके चश्म चराग है जिनकी दौलत तकरीबन $15 अरब है और ये ख़ानदान अमेरिकी रियल स्टेट इंडस्ट्री में अपना असर रसूख रखता है और इसकी जानिब से ट्रंप की हिमायत करने वाले एक ग्रुप को 5 करोड़ का अतिया भी इससे पहले दिया जा चुका है। अच्छा भाई, अगर आपका इतना अच्छा बैकग्राउंड है और इतने डॉलर्स हैं आपके पास तो फिर तो आपका अतिया करना बनता है। लेकिन नाम तो जाहिर नहीं किया गया, लेकिन इतना कहा गया है कि वो ट्रंप के भी हामी थे और अमेरिकी शहरी जो था वो मतलब चाहता था कि इस तरह से वो उसको अतिया करना चाहिए अपनी दौलत को। और अच्छी बात है, आप अपनी दौलत को इतना समेट कर क्या करेंगे, इतना आप अतिया करते हैं उतना ही बेहतर है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दीगर खबरों के ऊपर नजर। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे एक दिल दहला देने वाक़े के हवाले से, जहां पर 14 साला इरफान बलोच जिस तरह से उनकी कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई, अभी मुमकिन तौर पर कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनका मर्डर हुआ है, उस हवाले से हम एज सच मतलब ज़ाहिर जिस तरह तहकीकात होंगी उस तरीके से बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी। और गजल, मेरा ख्याल है कि इस पे बात करने से पहले थोड़ी सी तफसीलात ले ली जाए, तो फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। बिलाल अली हमारे कराची के कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, इसकी तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये 3 रोज कबल का वाक़या है। मुबैना पुलिस तशद्दुद से जो नौजवान की हलाकत के जो अफसोसनाक वाक़या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने हिरासत में लिया है 18 साल इरफान को। उसके बाद जो है तशद्दुद किया है। तशद्दुद करने के बाद जो है वो जो जाबर ना हो सके और हलाक हुई है। अच्छा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की मैं कुछ चीज़ आपको बताऊं कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है ना, उसके काम ये होता है कि वो जो किसी के मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, और या किसी को भत्ते की पर्ची आती है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो उस पर काम करता है। पुलिस ने क्या करा कि इन 4 लड़कों को आयशा मंजिल से उठाया है और उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। इन चारों को आंखों पर पट्टी बांधी है और उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इनमें 7 पुलिस, 3 जो SIO के एहलकार हैं और 4 जो है वो एहलकार हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन यूनिट के। उसके बाद इन 7 को जो है वो मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन जो इनके मुद्दा है उनका कहना है कि जो लड़का था इनके साथ तीसरा, जो इरफान के हलाक होने के बाद इन 3 लड़कों को भी छोड़ दिया है। उस एक लड़के ने उनको बताया कि हम 4 को आयशा मंजिल से उठाया है। उसके बाद हमने को पहले घुमाते रहे, पत्ती बांध के घुमाते रहे, और उसके बाद हमने को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में लेकर आए और तशद्दुद का निशाना बनाया। जब इरफान की हलाकत हुई उसके बाद जो है हम 3 को भी छोड़ दिया है। जब पुलिस सर्जन जब उसको जिला अस्पताल लेके गए और उसके अच्छा बिलाल, ये बताएं कि अभी तक जो इत्तलात हमारे तक पहुंची है उसमें तो ये जाहिर किया जा रहा था कि ये इरफान टिकटॉक बना रहा था और टिकटॉक बनाने के ऊपर इसको पहले हिरासत में लिया गया और फिर तशद्दुद किया गया। टिकटॉक तो हम देख रहे हैं आजकल हर कोई बना रहा होता है, कोई मेन वजह थी उसके ऊपर तशद्दुद करने की? देखिए, अब तक जो है वो यही हमारे पास इत्तलात है कि इसको टिकटॉक बनाने पे उठाया है, लेकिन टिकटॉक तो दुनिया के हर कोई, पाकिस्तान का हर सियासतदान भी बना रहा है, हर कोई बना रहा है। इसके पीछे कोई और वजह है कि जो उनके लवाकिन बताते हैं, वर्षा बताते हैं कि जो अब तक इत्तलात है, जरा ये बताते हैं कि ये लड़के जो है उनके पास पैसे थे और किसी ने मुखबरी की है और मुखबरी करने के बाद जो है इन 4 को उठाया और इन पे केस डाला कि इनके पास पिस्तौल थी। फिर पुलिस की ये देखें ना, फुर्ती देखें, पुलिस ने क्या करा है, सदर थाने में इनका जो है मुकदमा सरकार की मुद्दत में कर दिया है। हालांकि उठाया इनको आयशा मंजिल से था, इनका मुकदमा दर्ज होना था गुलबर्ग थाने में, लेकिन इनके जो मुकदमा है वो भी सरकार की मुद्दत में कर दिया और इनको ये कर दिया कि इनको क्लिफ्टन की हुदूद से उठाया। उसके बाद अच्छा बिलाल, मुझे ये बताइएगा, ठीक है टिकटॉक बनाया उन्होंने, किसी ऐसे सेंसिटिव एरिया में बनाया होगा, लेकिन उसके बाद एक तहकीक होनी चाहिए थी, उनको क्लियर करना चाहिए था, नहीं तो उनको सजा देनी चाहिए थी। ये बात बढ़ के कत्ल तक पहुंचना, उसका कत्ल होना और इतनी बड़ी एक स्टोरी बनना, ये क्यों हुआ? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, हमारे पास जो अलमिया है, ये पहला वाकया नहीं है। पुलिस तो आए रोज इस तरह करती है। पुलिस पे तो इतने मामला हैं कि पुलिस जो है वो उठाती है पैसे के लिए। अगर आप एक FIR भी करने जाए ना तो पुलिस पैसा लेती है। यहाँ पर अब तक किस चीज सामने नहीं आई है। कराची से कई सवाल हमने किए कि आया ये इसको उठाया है, टिकटॉक को उठाया है, तो इसको इस तरह तशद्दुद करना, तो पुलिस एडिशनल IG कराची चीफ जो है जावेद आला मोडू, उनका भी ये कहना है कि इसकी तहकीकात जारी है। अब इसका जो केस है FIR को कर दिया है। यानी पुलिस में अपने जो है वो इतने लोग नहीं है वो इसका केस की तहकीकात करें। पुलिस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में नहीं है, CTD में नहीं है, पुलिस में नहीं है, उसकी खुद तहकीकात की जाए
और पुलिस ने अपने पीटी-बंद भाइयों के लिए सारी चीजें कर ली। उसके बाद सारी उनके सरकार की मदद में मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा फिर उसके बाद बिलाल, ये भी बताएं कि ये भी बताएगा कि हमने देखा था कि वुरसा ने इरफान की लाश को भी एहतजाजन नहीं उठाया था, तो क्या अब लाश को दफना दिया गया है इरफान की, और अब जैसे आप बता रहे हैं कि केस FIA को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो जितने भी एहलकार थे पुलिस एहलकार वो मुअत्तल हो चुके हैं? देखिए, जब ये वाकया हुआ इरफान की हलाकत के वाकये, तो उसकी रात ही 7 अफराद जो है पुलिस एहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया था। लेकिन मुअत्तल करना क्या है, वो अभी यहाँ से मुअत्तल हुआ, उसके बाद तो दूसरे उसमें चले जाएंगे, यूनिट में चले जाएंगे, कोई CTD में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो मुअत्तल करना कुछ नहीं है, बंदा तो चला गया ना। उसके बाद पुलिस तो अपनी बेटी बंदाइयों के लिए क्या करती है, मुअत्तल कर देती है। 2 दिन मुअत्तल हुआ, तीसरे दिन वो किसी और यूनिट में जाके बैठ गया। जो घर का बच्चा था, 5 बहनों का एक भाई था इरफान, वो तो मर गया। बिल्कुल। वुरसा ने क्या करा, वुरसा ने जाहिर एहतजाज करना था, एडी सर खाने के बाद एहतजाज किया, फिर पीपल्स पार्टी ने और दीगर लोगों ने उनसे मुज़ाकरात किए। उसके बाद जो तस्वीर हुई, लेकिन पुलिस के तो ये आज पहला वाकया नहीं है। पुलिस तो आए रोज किसी को उठाती है, पुलिस खुद बत्ताखोरी में मुलविस है, पुलिस तो सारी जुराइम में मुलविस है, पुलिस गुटखा बेचने में मुलविस है, पुलिस बत्ताखोरी करती है, पुलिस गुटखा बेचती है, पुलिस गाड़ियां चोरी करती है। बिलाल, क्योंकि इस हवाले से ना, क्योंकि ये 3 लोग थे, 3 लोगों को उठाया गया था, 3 बच्चों को उठाया गया था, जिसमें 2 बच्चे और भी थे, और उन्होंने तो खुला बयान भी दिया है सोशल मीडिया के ऊपर भी और एक निजी टेलीविजन के ऊपर भी कि हमें साथ उठाया गया, साथ वाले रूम में इरफान की आवाज़ें आती रही, इसको बड़ा मारा पीटा गया, और उसके बाद जब इसको कत्ल किया गया तो पुलिस ने आके कहा कि ये आपका दोस्त मारा जा चुका है, आप यहाँ से जाइए इसको लेके और किसी को बताइएगा नहीं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये 4 लड़के उठाए गए थे और चारों को पट्टी बांध के घुमाते रहे। पहले पूरी रात घुमाते रहे, उसके बाद लेकर आए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में रखा है, और फिर उनको तशद्दुद किया है और इरफान को तशद्दुद किया है। फिर इसकी पोस्टमार्टम भी हुई है। पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर सुमैया सैयद है, उनकी जानिब से एक आई है कि इसके जिस्म पे 7 जो है तशद्दुद के निशानात पाए गए और इस पे तशद्दुद किया गया है। अब तक जो है इसकी रिपोर्ट तो मंजराम पे नहीं आई है, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर सुमैया सैयद ने यही कहा है कि इस पे जो है तशद्दुद किया गया है और इसके जिस्म पे जो है मुतादिद चोटों के निशानात भी पाए गए हैं, और इसकी कीमियाई रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद और चीजें मालूम हो सकेंगी इस पे किस चीज से तशद्दुद किया गया है। तो जो लड़के जिसके साथ उठाए गए थे उन्होंने भी ये बताया कि हम पे तो तशद्दुद नहीं किया, लेकिन पहले इस पे तशद्दुद किया है और उसके बाद उसको जिना अस्पताल लेके गए। अच्छा बिलाल, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि अब वुरसा का क्या फाइनल डिसीजन है, वो क्या चाहते हैं, क्या मुतालबात हैं, क्योंकि हमारे साथ इरफान के चचा मौजूद थे लेकिन उनसे राबता नहीं हो सका। आपकी बात हुई उनके वुरसा से, उनका क्या मुतालबात हैं? देखिए 3 रोज तक तो उनके साथ हम मुसलसल रहे, क्योंकि वो एडिशन खाने के बाद जो एहतजाज करते रहे। उनके एक ही कहना था कि इनके जो 7 अफराद है इन्होंने उठाया, इनके खिलाफ जो है सरकार की मुद्दत में नहीं, हमारी अपनी जात की मुद्दत में हम बताएंगे किस तरह का मुकदमा दर्ज करना है। पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने क्या करा, जल्दबाजी इतनी करी, सदर थाने की हुदूद में, सदर थाने में मुकदमा सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बात पर उनका ये कहना था, वुरसा का कहना कि हमारी मुद्दत में जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी वजह से उन्होंने जो है इरफान की मैयत को रोड पे रख के एहतजाज किया। फिर पुलिस के बड़े आए, पीपल्स पार्टी सामने आए, पीपल्स पार्टी ने जो है वो क्या मामला उनसे तय किया कि तहकीकात की जाएंगी, केस को जो है FIA में दिया जाएगा। FIA में देने के बाद जो सामने आएगा चीजें, उसके बाद उनको जो है मुअत्तल नहीं, उनको नौकरी से भी फारिग किया जाएगा, उसके बाद मुकदमा ठीक हो गया। बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिलाल अली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम कराची हमारे साथ मौजूद थे। एक अंदोनाक वाक़या समझते हैं कि इरफान को इंसाफ मिलना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त को चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते, वापस आते हैं हमारे साथ भी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप कुछ बात कर लेंगे मुल्की सियासत पर, क्योंकि आपको पता है कि मुल्की सियासत में तो मामलात गड़बड़ रहते हैं, लेकिन जंग के जो मामलात हैं पिछले काफ़ी अरसे से हम फेस कर रहे हैं। अब आपको पता है कि फितना उल खवारिज की अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी की कोशिश थी उसको नाकाम बनाया गया, फिर उसके बाद 25 दहशतगर्द हलाक भी किए गए। फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान था कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते, मामला तय नहीं पाते, तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। फिर कुछ बात कर लेंगे हम इमरान खान से रिलेटेड, क्योंकि सुहेल आफरीदी को जब से उन्होंने सीएम मुंतखब किया है उसके बाद से अभी तक काबीना तश्कील नहीं पाई है। लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि उस टाइम 7 से 8 रोज गुजर चुके थे, और अब आप देखें वीकेंड के बाद भी हम आज मंडे को और अभी तक काबीना तश्कील नहीं पाई। बिल्कुल, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इन्हीं तमाम तर इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेख रोहेल मौजूद हैं। शेख साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले जिस तरह गज़ल ने स्टार्ट किया, फितना उल खवारिज की बात कीजिए तो अफगानिस्तान से उनकी दरअंदाजी का सिलसिला जारी है। हालांकि एक तरफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि तुर्किया में भी, कतर में भी हमारे उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के जो खवारजी हैं उनकी जो कार्रवाई है पाकिस्तान के खिलाफ जारी हैं। सो क्या समझें, क्या अफगानिस्तान की नीयत ठीक नहीं है फिर, या अफगानिस्तान का कंट्रोल नहीं है अपने पूरे इलाके में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कोई एक दिन की खराबी नहीं है, आप जेल में रखें इस बात, ये बरसा बरस से खराबी की गई। आप देखें ना, आपने उनको पाला पोसा खिलाया, अल्लाह की जात खिलाने वाली है, लेकिन आपने उनको खिला खिला के इतना बड़ा कर दिया कि वो आपके गिरबान पे आ गए। अब देखिए ना, जैसे आप जरा गौर कर रहिएगा, अल्लाह, मैं तो यही कह सकता हूँ कि जावल साहब को खुदा उनको रहमत करे, जो कुछ उन्होंने किया उसी का आप बीज बोया हुआ आज काट रहे ना। ना आप उनके मामले में मुदाखलत करते, ना आप पैसों की खातर अपने आप को गिरवी रखते, ना आप लोगों के मसाइल में अपने आप को गिराते। वो जानते, उनका काम जानता भाई, निपट लेते खुद ही। आपने मैं कौन खाम का ऐसे ही अपने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। सेक्टेरियन मामलात यहाँ पे पलम गए, और उसके बाद दहशतगर्दी फिर रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी। और ये कोई तरीका तो नहीं है ना, मेरा ख्याल है ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, ताकि इनको अपनी असलियत का पता चल जाता कि इनकी असलियत क्या है। मतलब आप ये कहना जी कि तालिबान, भाई तालिबान है क्या? वो तालिब की जमा है तालिबान। क्या हमारे यहाँ मुसलमान नहीं रहते, या हम नमाजें नहीं पढ़ते, या हम अल्लाह और अल्लाह के नबी पे यकीन नहीं रखते? सब कुछ है, लेकिन अजीब मंतक है भाई। आप कमाल करते हो, या आप पाल के उनको, हमारे दुश्मनों को पाल रहे हो, फिर ये चाहते हो कि हम आपके साथ नर्म रवैया अख्तियार करें। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ तो शायद मेरी उम्र आप इतनी ज्यादा है कि मुझे अब इस चीज का कोई खौफ डर नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैं तो आपके इस सवाल का जवाब यही दूंगा कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतने जनाजे उठाए आप लोगों ने, यार कसूर क्या था पाकिस्तान के अवाम का, जिनको नाहक शहीद किया गया, बाजारों में बम मारे गए, नाहक औरतों पे, बच्चों पे, बड़ों पे, बूढ़ों पे, जुमे के रोज। मतलब ये कौन सा इस्लाम है यार? किस इस्लाम की बात करते हो? अच्छा, अपनी शलवारों को टखनों से ऊंचा कर देने से, सर पे पगड़ी बांध देने से इस्लाम आ जाता है? इस्लाम को तो आपको अंदर होना चाहिए, आपकी यहाँ पे होना चाहिए। अरे कौन से इस्लाम की बात करते हैं यार, अपनी समझ लो। सही सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारा कसूर ही, क्योंकि हमने बारहा मुज़ाकरात करने के हवाले से कोशिशें भी की, दावे वादे भी होते रहे, लेकिन वो वफा ना हुए। हमेशा से यही कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन वो अमली तौर पर कुछ भी हमें नजर नहीं आया। जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर हमारी तरफ से खुला ऐलान जंग है, तो फिर आप क्या समझते हैं, अब हालात मजीद बिगड़ेंगे? नहीं, ठीक कह रहा है वो, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं उसकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं, आपको टेढ़ी करनी पड़ेगी। और ये बात याद रखें, आप दुनिया में ये बात है, इखलाक, तहजीब, तमीज का दौर खत्म हो गया यार। अब आप अगर किसी का इखलाक दिखाते हैं या तहजीब दिखाते हैं, या मतलब आप उसको अपनी मोहब्बत की बात करते हैं, तो अगला बंदा ये समझता है कि ये डरता है। तो डरने वाले के साथ कौन चलता है यार?
अब आप देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि आपके सवाल का ये जवाब नहीं है, थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान ने आप पे जेंट्री की, मुंह की खानी पड़ी, और सारी दुनिया आपकी स्ताइश कर रही, इसलिए कि आपने अपने आप को मजबूत किया। बेशक है, ठीक है, इकोनॉमिकली हमारी कमजोरी है, लेकिन आपने, फौज ने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से और आर्म्स के हिसाब से। तो आज भी अगर आप ये कह रहे हैं, तो अगर ये तालिबान अगर सीधी रास्ते पे ना आए, तो यकीन कीजिए, मैं आपको एक बात दुरुस्त कह रहा हूं, पता नहीं, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक कौम आबाद नहीं है, वहां पे 20 कौमें हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ मेरा ख्याल मेल मिलाप नहीं है, और एक दूसरे के साथ दुश्मनी की हद तक है। तो हवा देने की बात है ना, जब भी आप उनको चोट पहुंचाएंगे तो दूसरी फोर्सेस जो है उनके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी कि आप क्यों लोगों के मामले में दखल देते हैं भाई, आप क्यों उनके मुल्क में जाके, इतना सा मुल्क है ना, तुम्हारे पास खाने के लिए है ना, तुम्हारे पास पहनने के लिए है, लोगों के टुकड़ों में तुम फंसते हो, और आंखें इतना दिखाते हैं जैसे दुनिया जहान की सारी जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेख साहब मुझे साथ ये भी बताइएगा कि अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे आपको पता है कि भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द भी मौजूद है, और भारत की जो वहाँ पे दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। इस हवाले से अफगानिस्तान की जो नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट है उसने भारत को ये तंबीह किया है कि आप इस तरह से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट ना करें। ये तंबीह किस हद तक ख़तरनाक है भारत के लिए, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की हमें और आवाज़ें भी सुनने को मिलेंगी? मैं आपको गुजारिश, इस वक्त हिंदुस्तान का जो वज़ीर आज़म है ना, वो एक इंतहा पसंद हिंदू है, और उस इंतहा पसंद हिंदू का माजी आपके सामने है। उसने हमेशा मुसलमानों के साथ बर्बरियत और जुल्म का रवैया अख्तियार किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही अफगानिस्तान में कैसे मुसलमान है, ये कौन मुसलमान है यार? कोई भी अगर इस्लामिक कंट्री उनके साथ राव रस्म रखती है तो मुझे शर्म आती है इस बात पे, उनको मुसलमान कहते हुए शर्म आती है। क्यों नहीं जाके देखते वहां पे मुसलमानों के साथ क्या रवैया किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया? क्या हैदराबाद का खूनरेजियां भूल गए? क्या आप कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत और जुल्म और तशद्दुद और जो इसमतजरियां की गई वो आप भूल गए? अपना गौर कीजिए। फिर ऐसे लोगों के साथ, चाहे आपका मुफाद भी हो, ऐसे लोगों से राव रस्म रखना तो आपको कुरान भी मना फरमाता है। बिल्कुल। पता नहीं ये किस किस्म के मुसलमान है यार, मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन इस तरह जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया है, मेरे ख्याल में अब हिंदुस्तान को एक मतलब सोचना पड़ेगा कि अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसको ये समझते थे कि तरना वाला जब चाहेंगे हम पाकिस्तान को हड़प कर जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। अब उनको ये सोचना पड़ेगा, ये बड़ी सीरियसली सोचना पड़ेगा, उनको अपने घर के अंदर भी सोचना पड़ेगा। उनके घर के अंदर 10 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे आजादी की जंग जारी है। जरा हवाई देनी है ना आपने तो उनको सिर्फ एक थोड़ी सी मॉरल सपोर्ट कर रही है, वो वैसे ही हाल होगा जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, वो बाकी में हिंदुस्तान में होगा। और अगर हिंदुस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान कायम रहे, तो इस अवाम को, उसके अवाम को, हिंदुस्तान के अवाम को इस दहशतगर्द से जो उनका वज़ीर आज़म है उससे जान छिड़वानी पड़ेगी। और अगर नहीं तो मेरे ख्याल में अब मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मज़ीद टुकड़े होंगे। अच्छा सर, अभी मकबूजा कश्मीर के हवाले से जिक्र किया तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब बाकायदा तौर पर जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो पीएम है चौधरी अनवारुल हक, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने का भी फैसला कर लिया है। और अगर पीपल्स पार्टी वहां पर हुकूमत बनाती है तो मैं देख रही थी उनको फिर 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी, जबकि तादाद की बात की जाए तो उनकी इस वक्त 17 है, और आसिफ अली जरदारी साहब इसकी मंजूरी भी दे चुके हैं। अब आप लोगों का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है, क्या फैसला है? आप लोग पीपल्स पार्टी का साथ देंगे या फिर अपोजिशन बेंचेस पर होंगे? ये तो सही, देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, मेरा अपना नज़रिया है कि ये सिलसिला जो ना बंद होना चाहिए।
अगर किसी का मैंडेट है तो उसको उस मैंडेट को पूरा करना चाहिए। तो मैंडेट मिला उसको, अगर उसका पीरियड है तो उस पीरियड को पूरा करना चाहिए। इस किस्म की मेरा ख्याल में अब पता नहीं, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं पॉलिसी मेकर तो हूँ नहीं, और मैं अगर यहाँ बात करूंगा तो मेरी बात कौन सुनेगा, ना आसफ जरदारी सुनेगा ना शहबाज शरीफ सुनेगा। तो मेरे ख्याल में मैं इस मामले में अपनी राय ना ही दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है जिसपे आपको फौरी तौर पे अमल कर रहे हैं। पहले मैं पीपल्स पार्टी के दौर से ही रहे वहां पे, क्या वहाँ पे दूध की नहरें बह गई थी या क्या वहाँ शहद की नहरें बह गई थी, आजाद कश्मीर में कई दफा पीपल्स पार्टी। ठीक हो गया सर, गॉट योर पॉइंट। मुझे केपीके की तरफ भी चलना है क्योंकि हम पहले अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, उसकी भी वो करीब है, मकबूजा कश्मीर से हम आज़ाद कश्मीर आए। तो मुझे ये बताइएगा कि केपी गवर्नमेंट की भी अभी तक हमने देखा है कि एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वज़ीर आला तो मुंतखब हो चुके हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट नहीं है। सो अभी तक गवर्नमेंट उस तरह से फंक्शनल नज़र नहीं आ रही है। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? तो मेरे ख्याल में उसको कबीना की जरूरत भी नहीं है। जैसे इमरान साहब थे ना, उनको भी कबीना की जरूरत है। तो कबीना उनको जब आपने किसी का मशवरा सुनना हो, जब आपने किसी की बात माननी हो, या आप उन लोगों को, ऐसे लोगों को चुने जो लोग हकीकतन में उस सूबे की खिदमत करना चाहते हैं। तो अफरीदी साहब के बयान तो आप सुन ही रहे हैं ना, जिस किस्म के बयान आते हैं उनके। इनसे पहले जब गड्ढापुर थे तो मैं तब भी ये कहता था कि कोई जाके इनके कान में सुझाए, खुदा के लिए आप अब इस सूबे के वजीर आला हो। और यही बात मैं इनके लिए कहूंगा कि आप अल्फाज अदा करने से पहले सोचा करें। अगर आप में इतना अकल और शौक नहीं है तो कम से कम ऐसे अच्छे समझदार लोग रख लें जो आपको अल्फाज बताएं जिनका चुनाव अच्छा हो। क्या मजाक है दुनिया में, आप मजाक अपना उड़ा रहे हैं कि ये किस किस्म के बयान देते हैं, जो बातें करते हैं, जिस किस्म की, ये मेरी समझ से बाहर है यार। मैं ये समझता हूँ कि इनको अब बालिग हो जाना चाहिए, बड़ी हो गई है, लेकिन अब क्या करें। आप उनका लीडर जो है वो अगर इन बातों से खुश होता है तो लाजमी तो वो यही बातें करेंगे और क्या करेंगे। और ये आपका ख्याल है कि तहजीब और तमीज और अच्छी बात की वो तबलीग करेंगे, मुमकिन नहीं है। अगर वो खुद अपने आप को दुरुस्त कर लेना तो मेरे ख्याल में बाकी भी उनके जो है ना फॉलोअर्स वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे शेख का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि प्रिसाइसली हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, लेकिन उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो डेवलप हो रही है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट अब डेवलपमेंट से वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मरकज़ में किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट की इत्तेहादी भी है, वो अब इरादा रखती है कि वहाँ से अनवर उल हक साहब को हटाया जाए। और उसके बाद हमने केपीके की बात की और उन्होंने तो कहा कि केपीके में शायद उनको वज़ारतों की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरह इमरान खान वन मैन आर्मी थे, इसी तरह से सोहेल आफरीदी भी वन मैन आर्मी के तौर पे पूरे सूबे को चला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के जज्बाती बयानात वो दे रहे हैं उस तरह से लग ये रहा है कि ये शायद कैबिनेट के बगैर ही काम करेंगे। और कैबिनेट देखिए, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोहेल साहब कह रहे थे कि उनको कैबिनेट की जरूरत नहीं है। अगर कैबिनेट की जरूरत नहीं है, ज़ाहिर है फिर वफाक में भी मसले होंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरह से होगी। लेकिन बैरिस्टर गोहर ने कहा था कि अगर हमारी कैबिनेट नहीं बनती तो फिर भी हम काम को जारी रखेंगे, वफाक के साथ हमारा राबता रहेगा। लेकिन जाहिर है कुछ मामलात इस तरह के से भी होते हैं हसनैन के, नहीं चल सकते ना फिर। बिल्कुल ऐसे। और शेख साहब ने, मेरे ख्याल रोहिल साहब ने हमें ये भी बताया कि जो हमारे अफगानिस्तान के साथ हालात कशीदा हैं, उसमें अफगानिस्तान को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि हमने हाल ही में तकरीबन 6-7-8 महीने पहले इंडिया के साथ जंग ली है, और जिस तरह से पूरी दुनिया इस वक्त हमारी पजीराई कर रही है, पूरी दुनिया इस वक्त हमें सराह रही है, वो इसी वजह से सराह रही है कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज थी, शायद इंडिया ये समझ रहा था कि हम उसके लिए तब नवाला साबित होंगे और वो आएंगे और अपनी मर्जी के साथ लाहौर में नाश्ता करेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन हमने बड़ा देखा इंडियन मीडिया पे कि उन्होंने लाहौर में पोर्ट बना दी थी, इतनी बुखलाहट में थे कि लाहौर जिसके करीब करीब भी समंदर नहीं है, उन्होंने वहां पे पोर्ट बना दी, उन्होंने कहा कि लाहौर की पोर्ट पे ये हो रहा है और वो हो रहा है और हमने कब्जा कर लिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन अभी जिस तरह से आपने भी सवाल किया ना उनसे कि भाई शायद उनका अपना ही कंट्रोल नहीं है उनकी अपनी सरजमीन पर, क्योंकि बहुत सी
कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जाहिर है वो आप सब लोग देखते होंगे, उस तरह से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती कि शायद उनका अपना ही कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बैठकर बात कर चुके हैं, मुज़ाकरात के हवाले से कह भी चुके हैं मुतादिद बार, लेकिन हमेशा नाम आता है तो अफगानिस्तान का आता है, अफगानिस्तान ही दरअंदाजी करता है पाकिस्तान में, और फिर बाद में ये कहा जाता है। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब भी साफ वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि अब भाई मजीद हम नहीं रुकेंगे, अब जो कुछ भी होगा उस पर लाने जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मजीद हम प्रोग्राम में भी नहीं रुकेंगे ख़वातीन ज़ात। और यहाँ पे एक बार शेख साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे साथ शेख रोहेल असगर साहब मौजूद थे। और यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। आज हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो आप सुनना भी चाहते हैं और जिसको आप पसंद भी करेंगे, और ये है अलिफ से उर्दू। ये एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिससे आप उर्दू सीख सकते हैं। स्पेशली देखिए, अगर मैं अभी आपको बताऊंगा या गज़ल को बताऊंगा कि उर्दू आप सीखें तो आप कहेंगे हमें तो उर्दू आती है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है एक्सपर्ट्स के लिए जो लोग अपने मुल्क में नहीं रहते, यानी कि पाकिस्तान में नहीं रहते, वो ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, वो भी अगर उनकी पहली नस्ल जाती है उनको शायद उर्दू आती है, लेकिन अगली नस्ल की बात की जाए तो उनको शायद उस तरह से उर्दू फरावानी से नहीं आती, सलीस उर्दू नहीं बोल सकते। सो ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अलिफ से उर्दू, ये उनको सिखाता है और वो अपनी मादरी ज़ुबान के साथ नो हाउ रखते भी हैं, और जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको परेशानी भी नहीं होती। और इस तरह से जो एक ज़ुबान का फ़रोग है वो भी आगे बढ़ता है, और पूरी दुनिया में यकीनी तौर पे उर्दू या फिर हमारे पड़ोसी देश की जो ज़ुबान है वो मेरा ख्याल है जब बोली जाती है तो तकरीबन 2 अरब लोग तो ये उर्दू हिंदी का मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सचर कर देते हैं। और इसी पर बात करने के लिए कि इसके पीछे इनका क्या मिशन है, किस तरह से ये काम कर रही हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू ज़ारा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं कि क्या कोर मिशन है आपका इस अलिफ के उर्दू के पीछे, क्योंकि अगर अभी हम टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं ना, तो यहाँ पर बोलने वाली उर्दू और जो हमारी आम लैंग्वेज की उर्दू होती है, जो हम आम बोलते हैं घरों में बाहर फ्रेंड्स के साथ, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो आप किस तरह से, कौन सी उर्दू जिस तरह से हम कायदे में पढ़ते थे वो ही सिखा रही हैं, ये क्या मिशन है आपका, किस तरह से आपने ये स्टेप लिया? थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको अलिफ से उर्दू का मिशन बताती हूँ। जब मैंने ये कोविड के ज़माने में जब अपना एक उर्दू स्टोरी टेलिंग के थ्रू जब मैंने अपना ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, जब शुरुआत की थी, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो उर्दू अभी भी बहुत अच्छी तरीके से बोली जाती है, मगर बाहर के मुल्कों में, बाहर के हमारे जो मुल्क हैं उधर, वहाँ पर हमारे अपने पाकिस्तानी बच्चे जो हमारे रूट से बहुत बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म अलिफ से उर्दू मैंने कोविड के ज़माने में स्टार्ट किया था। जब ऑनलाइन क्लासेस लेना इतना मुश्किल नहीं हो रहा था, क्योंकि सब घर पे थे, सब क्लासेस ले सकते थे, तब अलिफ से उर्दू की शुरुआत हुई थी। और ये बेसिकली सिर्फ एक मेरी छोटी सी कोशिश है ताकि हमारे बच्चे हमारे मुल्क से और हम अपनी रूट से हमेशा कनेक्टेड रहे। बिल्कुल ऐसी है। ज़ारा, आपने कोविड के ज़माने की बात की, उस वक्त तो तमाम तर बिजनेसेस और स्पेशली एजुकेशन की बात की जाए वो ऑनलाइन चली गई थी और ऑनलाइन मुंतकिल हो गई थी, लेकिन मुझे अलिफ से उर्दू के जो आपका थॉट प्रोसेस है, किस वजह से आपने सोचा एक्सपर्ट्स के लिए ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको इस तरफ माइल किया कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए? मैं अगर प्रोफेशनली बात करूँ तो मैं एक बिजनेस की डिग्री होल्ड करती हूँ, ठीक है। कराची की एक यूनिवर्सिटी से मैंने बिजनेस की डिग्री लिया। उसके बाद फिर मेरा हमेशा से जो काम रहा है ना, वो बच्चों से रिलेटेड रहा है। मैं हमेशा बच्चों से कनेक्टेड रही हूँ। जब कोविड आया तब मैं एक कोविड आने से पहले मेरी बच्चों की एक्टिविटीज वगैरह कॉन्स्टेंटली अरेंज करती रहती थी। कोविड आया, हम सब घर में बैठ गए, तब मैंने सोचा कि स्टोरी टेलिंग की वीडियोस क्यों ना मैं जूम के थ्रू बच्चों को कनेक्टेड रखूं, क्योंकि जूम उस वक्त नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, बस सबको एक कॉन्सेप्ट आया था कि हम जूम के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। तब मैंने सब बच्चों को अब इंग्लिश में इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि मतलब बहुत कॉमन था, सब हमारे बच्चे तो बोलते ही रहते हैं। मेरी अपनी एक 8 साल की ऑलमोस्ट बेटी है, वो 3 साल की उम्र से इंग्लिश उर्दू दोनों में बहुत फ्लुएंट रही है, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक पैक्ट बनाया था कि एक जबान बोलेगा और दूसरा दूसरी जबान बोलेगा पूरी तरीके से, ताकि वो बच्चा जो है वो दोनों जबानों को बहुत अच्छी तरीके से बोलना शुरू कर दे। तब मैंने उर्दू से शुरुआत की और वो बहुत अच्छा चला। फिर मुझे एक बहुत अच्छी काइंड लेडी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया
और उन्होंने मुझे अपने बच्चों से शुरुआत करवाई, और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, इसकी तो बहुत 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 अशद जरूरत है हमारे आज के जमाने में। तब से अलिफ से उर्दू और बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हुआ। और देखिए, सिर्फ बच्चे नहीं है और एक्सपैट बच्चे नहीं है, मेरे पास बहुत से फॉरेनर्स भी आए, अच्छा। जो कि बेसिकली जिनकी या तो स्पाउसेस पाकिस्तानी थे, पार्टनर्स पाकिस्तानी थे, या तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक्चुअली पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करना है। तो एक मेरे पास एक ऐसा शख्स थे जो कि बेसिकली पाकिस्तान में ट्रैवल रिलेटेड, हुंजा, बल्तिस्तान, इधर करदू साइड पे अपना ट्रैवल बिजनेस अपने बाहर के इंग्लैंड से फ्रेंड्स को लाना चाहते थे यहाँ पर, और उन्होंने ये जबान मुझसे सीखी ताकि उनके यहाँ पर लोगों से कॉन्वर्सेशन बहुत आसान हो जाए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसी अभी भी मेरे साथ खवातीन हैं जो पाकिस्तान में हैं, वो फॉरेनर्स हैं, वो यहाँ पे मैरिड हैं, यहाँ पे उनके अच्छा ज़ारा, ये भी बताएं कि उम्मन किस तरह की चैलेंजेस के हर्डल्स आपने फेस किए हैं, क्योंकि जब आपने अपना ये मिशन बताया तो ज़ाहिर है कोविड की भी आपने बात की। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ, कोविड के ज़माने में बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, ऑनलाइन क्लासेस लेते थे बस लगा कर छोड़ दिया, ऑनलाइन क्लास लगी और बच्चा साथ में काम गेम कर रहा है, कुछ गेम्स और खेल कर रहा है। तो इस तरह की हर्डल्स क्या बाहर के जो बच्चे थे, फॉरेनर्स बच्चे थे या फिर ओवरसीज के बच्चे थे, वो भी इस तरह से करते थे या फिर अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं एक्चुअली इस चीज से नहीं सहमत हूँ, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन लर्निंग को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है और बहुत क्विकली अडॉप्ट किया है और बहुत स्मार्टली अडॉप्ट किया है। मुझे इतना अंदाजा नहीं था। दूसरी बात है, हम लोगों को भी ये एक चीज पता चली ना कि 7-8 घंटे की लर्निंग स्कूल में इतनी अहमियत नहीं, मतलब अहमियत है, मगर ऐसा नहीं हो कि आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आप ऑनलाइन जो चीज को कवर कर सकते हैं। प्लस बाहर के जो बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत स्केड्यूल पे चलने वाले लोग हैं और बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम चीजें करते हैं अपनी, और उनका बहुत फिक्स और बहुत अच्छा स्केड्यूल बना होता है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ का सामना नहीं हुआ। अलबत्ता बहुत आसानी से चीजें जो है ना मेरी होती चली गई और बहुत तेजी से और अच्छी तरीके से ये एक चीज जो है वो शुरुआत हुई उसकी, और बहुत अच्छा उसका टेक ऑफ हुआ। अच्छा ज़ारा, मुझे अपने स्टूडेंट्स के हवाले से बताइएगा, कितनी स्ट्रेंथ्स में लोग आपके साथ मौजूद हैं और किस तेज़ी के साथ वो उर्दू की तरफ आ रहे हैं, और जो बिल्कुल उर्दू से एक बेरा रवि इख्तियार कर चुके थे और सिर्फ इंग्लिश को या फिर उस मुल्क की ज़ुबान जहाँ पे वो रहते थे उसको वो बोल पाते थे। तो आपके आने से, इस ऑर्गेनाइजेशन के आने से कितना ज़्यादा मदद मिली है उन लोगों को जो उर्दू सीखना चाहते थे? अच्छा, बाहर के बच्चों में ना एक चीज बहुत कॉमन है, अमूमन वो अपने माँ बाप से वो जबान को सुन रहे होते थे, जिनके दोनों पेरेंट्स पाकिस्तानी होते थे, तो वो अपने जबान को उनसे सुन रहे होते थे, मगर फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर पाते थे। उसकी वजह ये होती थी कि वो जरा सा कोई एक वर्ड मिसप्रोनाउंस कर देते थे, तो उनके माँ बाप मतलब एक बहुत क्यूट वे में बोलते थे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ऐसा फनी लग रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल से जो है ना वो शैटर कर जाता था। तो मेरा एक बहुत बड़ा उनके साथ ये भी होता है कि मैं उनकी कॉन्फिडेंस को कंटिन्यूसली जो है वो उसको बूस्ट करती रहूँ, उनको बोलती रहूँ कि नहीं, ये आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो एक ये उनका बहुत अच्छी तरीके से उनकी लर्निंग में ये फायदा देता था, और बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। मेरे पास एक अभी तो 30 बच्चों के करीब हैं, जिनमें कुछ एडल्ट्स भी हैं, और माशाल्लाह सबके सब बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीजों को, ज़ारा जिस तरह से आप उनको टीच करती हैं ज़ारा, उस तरह से आपको फीडबैक भी मिलता होगा। मुझे ये बताएं कि क्या अभी आप सिर्फ बेसिक उर्दू पे ही चल रही हैं? कौन से कोर्सेज आपके डिज़ाइन है? लाइक कोई आप हिस्ट्री की तरफ भी बच्चों को लेके जाती हैं, पोइट्री की तरफ, लिटरेचर की तरफ, या सिर्फ अभी बेसिक उर्दू पे स्पोकन जो है वो इसी पे चल रहा है? अच्छा, बाहर के बच्चों को इतना ना उनके पेरेंट्स को इतना कोई वो नहीं होता है कि वो हिस्ट्री या कुछ इस तरफ से जाए। हम बहुत न्यूट्रल टॉपिक्स पे चलते हैं। मेरी क्लासेस तो मैं अगर इस तरह से करूंगी तो बच्चे बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको विजुअल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, कहानियों के थ्रू, बहुत सारी कहानियां, आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा हो तो मैं वीकली, हफ्ते में एक बार कोशिश करती हूँ कि एक कहानी उस पर भी अपलोड करूँ। तो कहानियों के थ्रू मैं उनको बहुत लेकर चलती हूँ ताकि वो मेरी क्लास में इंटरेस्ट रखे। हम बहुत गेम्स भी खेलते हैं, मैंने उर्दू के बहुत वर्जन गेम्स के भी बनाए हुए हैं,
जिससे मैं उनको जो है वो कि चलो आज मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, मैं कभी कुछ मैंने छोटी छोटी यूट्यूब पे स्टोरीज भी ढूंढ के रखी है कि चलो आज वो देखते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे या हम उसके बारे में बात करेंगे, या चलो आज ये पिक्चर देखते हैं इसमें क्या 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 हो रहा है, या चलो इसमें कुछ फाइंड करते हैं, स्पॉट द डिफरेंस, ढूंढते हैं क्या फर्क है इन दोनों में। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिनसे बच्चों की एंगेजमेंट, मेरा पर्पस ये होता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होकर इधर उधर ना जाएं या क्लास ना लेने की ख्वाहिश रखें। तो अच्छा, वो एक ज़ारा मुझे ये बताइएगा कि इम्प्रूवमेंट किस हद तक देख रही हैं? जब आपने ये काम स्टार्ट किया था और आज तक जो बच्चे आपके साथ मौजूद थे वो उर्दू बोलना लिखना किस हद तक जानते थे और अब वो किस स्टेज पर हैं? जो बच्चे मेरे साथ बहुत पुराने हैं, जिनको साल 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भी हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके पेरेंट्स से हमेशा मुझे यही फीडबैक आता है कि वो मतलब उनमें कॉन्फिडेंस बहुत आया, वो समझने लग गए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको समझ में भी नहीं आते थे, समझने लग गए, वो बोलने लग गए। तो जो प्रैक्टिस से मेरे साथ कंटिन्यूसली रहते हैं, हमारी हफ्ते में 1 दफा 2 दफा क्लासेस होती रहती हैं, तो फीडबैक्स हमेशा मेरे पास अब जो शॉर्ट टर्म होते हैं 2 महीने 3 महीने, उनको मैं इतना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये 1-2 महीने की बात नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। अच्छा ज़ारा, ये बताएं, इससे पहले मैं आपकी हर्डल्स के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से पूछ रही थी, वो ये था कि किस तरह की आपको फीडबैक मिला। अभी मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है टाइम डिफरेंस भी एक होता है, आप बाहर के बच्चों को टीच करती हैं, यहाँ का टाइम डिफरेंस इस तरह से है, तो कैसे आप अपनी फैमिली को, फिर ज़ाहिर आपकी बेटी भी है, उनको भी मैनेज करना होता है, तो आपको अपने सेल्फ की तरफ से कोई हर्डल्स, कोई चैलेंजेस फील हुए स्टार्ट में या अभी तक? अच्छा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी तो बहुत छोटी उम्र से मुझे काम करते हुए देख रही है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से जो है ना वो बिल्कुल वो है सेट हुई हुई है इसकी रूटीन, बल्कि वो बाहर किसी को शोर करते हुए सुनती है तो वो तो नहीं, अंदर नहीं जाए, मेरी मम्मा क्लास ले रही है या वो बिजी है, तो वो तो इस तरह से सेट हुई हुई है। दूसरे मेरे हस्बैंड, मेरी रूटीन जाहिर सी बात है, सुबह मेरी ऑस्ट्रेलिया के बच्चे, दोपहर में मेरे सुबह से दोपहर ऑस्ट्रेलिया, शाम सारा दिन वही सर्कल चलता है ना फिर। हाँ, रात में कनाडा, यूएस, तो ये मेरी कोई रूटीन नहीं है, मेरी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। मेरे हस्बैंड इसमें बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, जाहिर सी बात है, वो फिर एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में डिनर हो रहा है, दूसरे से बीच में लंच हो रहा है, स्कूल पिकअप हो रहा है, तो वो ये सारी चीजें होती हैं, मैनेज करनी पड़ती है। मुझे जो बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, बहुत कॉमन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी इशू और एक कनेक्टिविटी इशू है। तो हमें अभी आपको फ्यूचर टैक्स इशू भी नजर आएगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपने जिस तरह कहा कि आपकी फैमिली आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, लेकिन दे आर लकी इनफ कि आप उन्हीं के सामने बैठ के घर में ही सारे काम कर रही होती हैं। ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ ज़ारा मौजूद थी जो कि अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बता रही थी। और यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे है, और इस हवाले से हम बात करेंगे। और ये कितना एक इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिस करते हैं, और वो क्यों मिस करते हैं, और इस दिन के हवाले से फिर आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि खुद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ मौजूद है जी मिस फिजा, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। थैंक यू फिजा फॉर योर टाइम, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। अच्छा, पिछले दिनों में ना फ्राइडे को आई गेस हमारे साथ एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी मौजूद थे, और मैंने उनसे पहला सवाल यही किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फील्ड के बारे में ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो आपसे भी पहला सवाल यही होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किस तरह से आप बनी, आपका काम क्या क्या है, आप कौन कौन सी फील्ड में अपना काम कर सकती हैं, ताकि नाज़रीन को पता चल जाए, क्योंकि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आज भी बीमारी के लिए पैनाडोल खाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह से मैं जो हूँ, मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है, और मैंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री कंप्लीट की, और आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम देयर। एंड उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस पेशावर में स्टार्ट कर दी थी, एंड देन आई जॉइंड शिफा, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years आई एम वर्किंग हेयर। ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों को इसका नहीं पता कि व्हाट ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली इज़। तो अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक क्लाइंट सेंटर्ड हेल्थ प्रोफेशन है जो कि प्रमोट करता है हेल्थ को एंड वेलबींग को थ्रू ऑक्यूपेशन। ठीक है, अगर हम इस वर्ड को देखें
तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें वर्ड ऑक्यूपेशन है एंड देन थेरेपी। तो ऑक्यूपेशन का मतलब है कोई भी एक काम जो इंसान परफॉर्म करता है अपनी डेली लाइफ में, एंड थेरेपी इज़ इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट। सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान अपनी रोज़मर्रा में अपनी डेली लाइफ में जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, जब सुबह एक इंसान उठता है तो उसकी मेजरली जो सेल्फ केयर टास्क हैं जिसमें टॉयलेटिंग आ जाता है, उसकी ड्रेसिंग है, जिसमें फीडिंग है, ये सेल्फ केयर टास्क हैं, सेल्फ ग्रूमिंग के टास्क हैं। इसके अलावा जब वो जॉब पे जाता है तो एक एडल्ट है अगर मेल है तो उसके लिए उसका जॉब हो सकता है, एक हाउसवाइफ है तो उसके लिए उसका जॉब प्लस उसके हाउस होल्ड चोर्स हैं, उसके हाउस होल्ड टास्क हैं। इसके अलावा एक बच्चे के लिए उसका एजुकेशन, उसका जो है प्रोडक्टिविटी में शामिल होता है। रात को घर आने के बाद एक इंसान जो लेयर टाइम स्पेंड करता है वो भी उसके ऑक्यूपेशन में आता है। तो अगर किसी फिज़िकल या साइकोलॉजिकल इशू की वजह से कोई इंसान अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग यानी अपने रोज़मर्रा के काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ऐसे इंडिविजुअल को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है। ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि किन हालात और बीमारियों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आपको फ़ायदा हो सकता है? हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के पेशेंट आते हैं। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें तो हमारे पास ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD भी कहते हैं, उनके पेशेंट्स आ रहे होते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ADHD, इसके पेशेंट्स हम देखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट हैं हमारे पास। इसके अलावा डिफरेंट डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं, डिफरेंट जैसे दिमागी कमज़ोरी माजूरी के साथ जो बच्चे पैदा हो रहे होते हैं उनके पेशेंट्स आ रहे होते हैं। एडल्ट्स की बात करें कि स्ट्रोक के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें फॉलेज अमूमन है, फॉलेज होता है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, इवन कैंसर एंड बर्न पेशेंट्स को भी हम देख रहे हैं। इन शॉर्ट ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एक इंसान की डेली फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, उसकी इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है, वो डिपेंडेंट हो रहा है किसी दूसरे के ऊपर। तो इन सारी जो बीमारियां हैं इनको हम देख रहे होते हैं और ऐसे कंडीशंस के पेशेंट हमारे पास अमूमन आते हैं। फिजा, ये तो आपने बताया। अच्छा, कैन वी से कि फिजिकल थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोथ आर सेम? बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन एट सम पॉइंट हमारा कभी जो गोल्स हैं वो ओवरलैप हो सकते हैं। अगर हम फिज़िकल थेरेपिस्ट की बात करें तो फिज़िकल थेरेपिस्ट अमूमन एक इंडिविजुअल की मोबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे होते हैं, रेंज ऑफ मोशन जॉइंट की उस पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनके बैलेंस पे कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहे होते हैं। जबकि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक इंडिविजुअल की मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपनी डेली लाइफ या डेली फंक्शनिंग के जो टास्क हैं वो इजीली परफॉर्म कर सके। और ये बताइएगा कि ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं या फिर थेरेपी होती है, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास अगर पेशेंट जब आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक फॉर्मल असेसमेंट होती है। हम पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं कि किस वजह की उस पर एक इंडिविजुअल अपनी डेली लाइफ के जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसको हम कहते हैं एक्टिविटी एनालिसिस। जो भी एक्टिविटी के इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा उसको एनालिसिस मतलब उसका तज्जिया कर रहे होते हैं कि उस एक्टिविटी में बेसिक कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उस एक्टिविटी की जो कॉग्निटिव, फिजिकल और इमोशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर उस पेशेंट्स की जो स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस हैं वो क्या हैं, और उस एक्टिविटी को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो इंडिविजुअल इजीली उसको परफॉर्म कर सके। मतलब आप एक मरीज की मेंटल हेल्थ को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम एक इंडिविजुअल को फिजिकली और उसकी जो मेंटली उसको दोनों एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस का डोमेन है हमारे पास। एक इंडिविजुअल है उसको अगर जो ग्रॉस मसल वीकनेस है या फाइन मोटर मसल्स वीकनेस है तो उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसकी रेंज ऑफ मोशन को किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसके बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करके उसको किस तरह से इंडिपेंडेंट बनाना है। थर्ड जो हमारे डोमेन में चीज़ आ जाती है दैट इज़ अडेप्टिव इक्विपमेंट रिकमेंडेशन। अडेप्टिव इक्विपमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो एक इंडिविजुअल यूज़ कर सके उस एक्टिविटी को ईजीली परफॉर्म करने के लिए। उसमें मोबिलिटी एड भी शामिल हो सकते हैं। उसमें हमारे पास अगर एक इंडिविजुअल को ईटिंग में डिफ़िकल्टी है तो उसमें ईटिंग एड्स भी होते हैं। राइटिंग की डिफ़िकल्टी अगर आ जाए तो राइटिंग एड्स भी। कोई ऐसा हमने पेशेंट को टूल दे दिया जो कि कस्टमाइज होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स हम डिज़ाइन करते हैं जो कि वो उसको यूज़ करके उस एक्टिविटी को ईजीली एंड सेफली परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि डू वी हैव इनफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान?
ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की कमी है, दे आर नॉट सफिशिएंट नंबर्स इन पाकिस्तान। उसकी मेन रीज़न ये है कि अवेयरनेस की कमी है ना, अवेयरनेस हमारे लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कब और कैसे कंसल्ट करना है और किस कंडीशंस में कंसल्ट करना है। बाहर ममालिक में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जा रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो अपनी इंडिपेंडेंसी को लेके काफ़ी, और ये है कि उनको पता भी है कि किन कंडीशंस में हमने जाना है। तो ये कि हम वहाँ पे बाहर में काफ़ी हमारी चीज़ें हैं डेवलप, यहाँ पे अभी अंडर डेवलप है चूँकि इस वजह से। अच्छा, ये जो फिजा जो बच्चे इस तरह जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं या फिर जो ADHD जिनको हम कहते हैं, उनको भी डील करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट? बिल्कुल इसी तरह अगर हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें या ADHD की बात करते हैं तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उन बच्चों के साथ भी डील कर रहे होते हैं। हम उनमें उनके ADLs के साथ साथ उनके सेंसरी इश्यूज़ को भी केटर करते हैं। सेंसरी इश्यूज़ बेसिकली ये क्या है, सेंसरी स्टिमुलेशन जो ब्रेन में प्रोसेस होती है, उनकी प्रोसेसिंग में जब इशू आ जाता है तो जब एक बच्चे का रिस्पॉन्स है इन द एनवायरनमेंट वो उस तरह से अप्रोप्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से उसका स्कूल इफेक्ट हो सकता है, उसकी डेली फंक्शन। कितना टाइम लगता है इस एक्सरसाइज में एक बच्चे को अगर आप डील करें जो ऑटिज्म का शिकार है? हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हमारे पास जो इंडिविजुअल सेशन है दैट इज़ फॉर 30 मिनट्स। हम लोग 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का सेशन देते हैं। और दूसरी बात कि इसका एक टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने टाइम में ये चीज़ कंडीशन बेहतर हो सकती है। उसकी अमूमन वजह है कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसकी सिवेरिटी के लेवल डिफरेंट हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, और फिर हर एक बच्चे का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स थेरेपी डिफरेंट होता है। लेकिन आई वुड से कि जितनी जल्दी थेरेपी स्टार्ट होगी उतना अच्छा एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये बताइएगा कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो एक इंसान की लाइफ को, उसकी क्वालिटी को किस हद तक इन्हेंस करता है अपनी इस थेरेपी से? ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक इंडिविजुअल की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है, एक इंडिविजुअल की सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होती है। देखिए अगर एक इंडिविजुअल डिपेंडेंट है ऑन दी अदर फैमिली मेम्बर्स तो उसकी सेल्फ स्टीम कम हो जाती है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये कि जब उसकी हम फंक्शनैलिटी इम्प्रूव करते हैं, उसको इंडिपेंडेंट मेम्बर ऑफ द सोसाइटी बनाते हैं, तो ओवरऑल उसकी जो है सारी जो सिम्टम्स है वो भी जो है वो बेहतर हो सकती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। क्या डेली की टिप्स आप बताएंगी किसी भी खवातीन जो घर में होती हैं या बुजुर्ग अफराद को, या उन बच्चों के लिए, उन माओं के लिए जो अपने बच्चों को करवा सकती हैं, जो डेली बेसिस पे फॉलो हो, जो आप एक रेकमेंड करती हैं किसी भी पेशेंट को? देखिए जो हमारा प्लान है वो बेसिक इंडिविजुअलाइज होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर हमारे पास एक बच्चा आ रहा है, लेट्स सपोज मेरी और गजल की कंडीशंस में आप किस तरह की, मतलब हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें डेली बेसिस? देखिए अगर हम एक देखें तो आप लोग के अभी आप लोग का सिटिंग का काम ज़्यादा है, मेरे ख्याल में आप लोग को स्टूडियो में बैठना ज़्यादा पड़ता है। तो ये कि आप लोग का जो एक तो चेयर हाइट है उसकी एडजस्टेबल होनी चाहिए, आपका आई लेवल कितना होना चाहिए, आपको चेयर को मॉडिफाई, आपका डेस्क हाइट कितना होना चाहिए, हम लोग देखते हैं। ऑर्गोनॉमिक्स को हम देख रहे होते हैं कि एक इंसान अगर वर्क प्लेस पर बैठा है तो उसकी ऑर्गोनॉमिक्स किस तरह से है। तो इन सब कंडीशन को तो ये चीज़ है। और बेसिक जो स्ट्रेचेज हैं वो आपको कौन कौन से परफॉर्म करने चाहिए ताकि जो है ना आप लोग की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज हो? बिल्कुल ठीक हो गया। और ये बताइएगा कि ये हर इंसान की ज़िंदगी में फिर डिफरेंट वेरी करता है। लेट्स सपोज एक शख्स है जो कि हमारी सीट पे नहीं है, वो बाहर प्रोडक्शन में है, या इवन छोटी से छोटी जॉब ले ली जाए, या फिर कोई शख्स ड्राइविंग कर रहा है तो उसके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम ड्राइविंग असेसमेंट भी हमारे उसमें डोमेन में आ जाती है तो अगर एक इंसान है वो उसने ड्राइविंग हम असेस कर रहे होते हैं उसकी, और अगर वो किसी कंडीशन की वजह से वो अपनी ड्राइविंग नहीं कर पा रहा हो या उसका कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो अपनी जॉब पे सेफली नहीं कर जा सक रहा, तो किस तरह से हमने उसकी जॉब को मॉडिफाई करना, या तो हम उसकी जॉब में ऐसी मॉडिफिकेशंस करते हैं। इसमें हमारी जो मैंने आपको बताया कि होम मॉडिफिकेशंस और इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन भी आते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में इंसान ने काम करना उसको किस तरह से उसके लिए सेफ़ और एक्सेसिबल बनाए। और दूसरी बात है कि हम उसको कोई अल्टरनेटिव टास्क या उसकी जॉब चेंज करके कोई ऐसा टास्क भी उसको दे सकते हैं ताकि वो अपनी जॉब में थ्रू रहे, लेकिन उसके जो फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो भी उसके साथ मैनेज हो। सही, थैंक यू सो मच फिजा, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अच्छी बात थी उस दिन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, उस पर हमने कॉल्स भी ली और बहुत कुछ लोगों को उस सेगमेंट में भी समझ आया। और आज भी यकीनी तौर पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट व्हाट एग्जैक्टली इज ये भी आपको समझ आया होगा, और किस तरह से ये वर्किंग करते हैं, आपकी जिंदगियां किस तरह से बेहतर हो सकती हैं आपको समझ आया होगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हमारा फेवरेट सेगमेंट और पूरे पाकिस्तान का फेवरेट सेगमेंट है, जिस पे आप कॉल्स करते हैं, अपने फ्यूचर के हवाले से पूछते हैं, अपने कल के हवाले से पूछते हैं, अपनी एजुकेशन के हवाले से पूछते हैं, अपने फाइनेंसेस के हवाले से पूछते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। और इससे पहले कि हमें दाऊद जी ज्वाइन करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो हमारे 2 नंबर्स हैं जो आप नोट करेंगे, 051-890-1008, ये एक नंबर है हमारा, और दूसरा नंबर है 051-2624-946। हाँ, ये 2 नंबर्स हैं हमारे। एक तो मैंने लिख लिया था, दूसरा मैं लिख नहीं पाया था। तो ख़वातीन वज़ात, इस सेगमेंट में आप तो सबसे पहले जानते हैं स्टार्स के हवाले से कि 12 सितारों का हाल क्या होगा। और मीनवाइल जब वो सितारों का हाल बता रहे होते हैं दाऊद जी, तो आपकी कॉल्स आ जाती हैं कि हमारा हाल क्या होगा, हमारे फाइनेंसेस का हाल क्या होगा, हमारे फ्यूचर का हाल क्या होगा, क्या हमारी शादी होगी नहीं होगी, क्या हमारी मंगनी होगी या नहीं होगी, क्या हम मैट्रिक में पास होंगे या नहीं होंगे, क्या हम बीए में पास होंगे या नहीं होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, किसी की शादी के मसाइल हैं, किसी की शुगर के मसाइल हैं, किसी की सेहत के मसाइल हैं। सो ये तमाम तर मसाइल दाऊद जी हमें बताते हैं। और फिर साथ दाऊद जी का सबसे प्लस पॉइंट ये है गज़ल की, वो हमें पढ़ने के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि लोगों के फीडबैक के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा मुफीद होती हैं। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ये होता है ना कि जब भी ये सेगमेंट हम करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं और बहुत सारे हम सोशल मीडिया पर फीडबैक भी लोगों को देख रहे होते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं कि हमारी कॉल नहीं ली, हमारा सवाल, और बहुत सारे सवालात वो पोस्ट भी कर देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुफिया चीज़ें होती हैं जो नहीं पोस्ट की जाती, तो लोग आकर खुद ही पूछना चाहते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस सेगमेंट को उतना ही लंबा कर सकें जितना आवाम के लिए सहूलत हो सके, उसमें वो बात कर सकें, पूछ सकें। लेकिन कुछ ऐसी कॉल्स भी आती हैं जो नामुनासिब भी होती हैं। अभी लास्ट टाइम पे आप नहीं थे तो बहुत नामुनासिब कॉल्स भी आ रही थी, जिस वजह से जो है वो हमें अवॉइड भी करनी पड़ती है। मज़म्मत करते हैं ना, आप नहीं थे तो मैंने उसकी मज़म्मत की अकेले। तो ये है कि इस सेगमेंट में आपको पढ़ने का अमल, जिस तरह से असनैन ने कहा कि दाऊद जी बताते हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे भी नेगेटिव कमेंट्स भी हमने देखे हैं जिसमें कहा जाता है कि आप ये इस तरह से क्या बातचीत कर रहे होते हैं। तो दाऊद जी का प्लस पॉइंट ये है कि वो आपको पढ़ने के लिए सबक देते हैं। वो आप पढ़ें, हफ्ता पढ़ें, महीना पढ़ें, और उसके बाद फिर आकर नए सेगमेंट में आप आकर खुद बताएं। और वो जो रूहानियत वाला एलिमेंट है ना दाऊद जी, जो साथ साथ रूहानी इलाज बताते हैं, डैट इज़ वेरी गुड। बाज़ वक़्त हमने देखा है कि लोग आते हैं और वो सिर्फ स्टार्स की बात करते हैं, और स्टार्स की बात करके एक मायूसी भी फैल जाती है कि लेट्स सपोज अगर टॉरियंस का अगला हफ्ता ठीक नहीं है तो सारे टॉरियंस बैठ जाएंगे। लेकिन दाऊद जी साथ बताते हैं कि नहीं, आपको रूबी पहनना चाहिए, आपको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, या फिर साथ वो ये भी बता देते हैं कि आपको ये अमल करना चाहिए, इस आयत को इतनी दफ़ा से पढ़ना चाहिए, तो आपके हालात साजगार रहेंगे, बेहतर रहेंगे और आप बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। सो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है हमारी इससे। एग्जैक्टली, और इससे यही है कि ये सेगमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए किया जाता है ताकि आप इंटरेस्ट लें, अपने सवालात के जवाबात आप दाऊद जी से हासिल कर सकें, ताकि आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल भी हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग हमें आकर बताते भी हैं कि हमारा ये काम हो गया और वो काम हो गया। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का जो सेगमेंट है ना, वो इसीलिए किया जाता है। अक्सर हम डिफरेंट सेगमेंट्स भी करते हैं जिसमें हम जादूगर को भी बिठाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। और अभी लास्ट फ्राइडे को भी हमने इस तरह से एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने अवाम आपकी सहूलतों के लिए कि कौन कौन से ऐसे अमल हैं या फिर कौन कौन से ऐसी बद्दुआएं हैं जो इंसान को लगती हैं और किस किस की ऐसी जो नहीं लगती। तो ये सेगमेंट्स हमारे सुबह की सोच का हिस्सा वक्तन फवक्तन रहते हैं, बिकॉज ऑफ यू कि आप आएँ, आप हमसे पूछें, हमारे गेस्ट से पूछें। आपके लिए खुला प्लेटफॉर्म है, आप आकर यहाँ पे सवालात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ गालिबन शायद दाऊद जी पहुंच आए होंगे। दाऊद जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है या नहीं? ओके जी, दाऊद जी ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया बल्कि ज्वाइन कर लिया दाऊद जी ने। मैं बिल्कुल ठीक था और दाऊद जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ी देर की मेहरबान आते आते फ्रॉम स्टार्स, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सबसे पहले शुक्रिया जनाब। इस वीक में सबसे पहले बात करें एरीज वालों की, तो एरीज वालों के मामला क्या होने जा रहे हैं। तो एरीज वालों की इस वीक की एनर्जी बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है। आपके कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी। यहाँ पे कुछ चीजों से मुतल्लिका आपने नेगेटिविटी नहीं दिखानी, खासकर अपनी फैमिली से मुतल्लिका मामला, अपने रिलेशन से मुतल्लिका मामला। और यहाँ पे जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो जॉब और बिजनेस में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछ लीजिएगा किसी से भी। मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में आपको एहतियात करना है। पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुला पढ़िएगा इस वीक में। नेक्स्ट है जनाब यहाँ पे टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो टॉरस वालों के मामलात में बड़ी जबरदस्त किस्म की हेल्प आएगी, कामयाबी आएगी, अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे।
और यहाँ पे आप अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा होगा, और पुराने कामों का होना नजर आता है। इस वीक में पढ़ने के लिए या जल जलाली वल इकराम का विर्द रखिएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास इस वीक में जमनाय। जमनाय वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो जमनाय वाले किसी बात को दिल पर ना लें। अगर आप किसी मामले को दिल पर लेते हैं तो मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है। डबल माइंडेड है, बैलेंस कर रहे हैं, मोहब्बत से मुतल्लिका बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आप लोगों की इस वीक में। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है वो या हय्यू या कय्यूम का विर्द है, जिससे आपकी एनर्जी में बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। नेक्स्ट हॉरोस्कोप जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है जनाब कैंसर। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक में कोई डिसीजन होता हुआ नजर आता है। आपके डिसीजन से मुतल्लिका बड़ी पॉजिटिविटी रह सकती है। यहाँ पे मामलात में पॉजिटिविटी के साथ साथ खुशियां, खैर बरकत और कामयाबी भी नजर आती है। कैंसर वालों के इस वीक में या हय्यू या कय्यूम का वेद बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा और कामयाबियां भी मिलेगी। इसके बाद है जनाब लियो। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वालों को कुछ चीजों से मुतल्लिका एहतियात करना है। दुनिया की नजरों में आए हुए हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है। यहाँ पे गिवन एंड टेक भी चलेगा और अचानक कोई बड़ी तब्दीली भी हो सकती है। पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वेद बहुत जबरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट जनाब आप ये लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वालों के मामलात में थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है। मामलात रुक सकते हैं। आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं लेनी और नेगेटिविटी पे नहीं जाना और किसी से बहस और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए सूरह नास 11 बार रोजाना एनर्जी लेकर आएगा। उसके बाद है लोगों के लिए विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो विर्गो वालों के कामों में बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन हासदीन का प्रेशर भी रहेगा। कुछ बड़ा करने की कोशिश और फिर कामयाबियां समेट सकते हैं। सूरह इखलास का विर्द आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। इसके बाद जनाब लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लिब्रा वाले इस वीक में बैलेंस कर रहे हैं। आपके दुनियावी मामलात में कुछ चेंज आए, ये चेंज एहतियात से कीजिएगा। ये ना हो कि कोई ऐसा काम करें जिससे लोग आपके दुश्मन हो जाए। सूरह कौसर 11 मरतबा रोजाना अच्छी एनर्जी करेगा। उसके बाद है जनाब स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वाले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे और कामयाबियां समेटेंगे। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में सूरह नास 21 मरतबा पानी पे दम करके पीना अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। और जनाब उस सेजिटेरियस वालों की इस वीक में काफी मामलात में बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। आपके माली रूहानी मामला सब चेंज है और स्पिरिचुअलिटी में हेल्प है, मुस्तकबिल की प्लानिंग है। अपने कामों को बेहतर करने के लिए आप लोग इस वीक में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 टाइम रोजाना पढ़िएगा, अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैप्रिकॉन वालों के लिए वीक कामयाबी, अचीवमेंट, अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे पुराने कामों में हेल्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले। या इकराम कसरत से पढ़ें, फायदे उठाएं। नेक्स्ट है जनाब एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। चेंज है एक्वेरियस वालों के लिए और ये चेंज आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यहाँ पे आपने सुस्ती नहीं दिखानी, पॉजिटिविटी के साथ मामलात को बेहतर करना है और कामयाबियां एंड ऑफ द वीक में मिलेंगी। पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में सूरह इखलास 21 मरतबा रोजाना पढ़ सकते हैं, कामयाबी मिलेगी। और लास्ट में है पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। खुशियां, कामयाबियां, खैर बरकत बड़ी जबरदस्त रहेगी। फैमिली से मुतल्लिक अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे और कोई बड़ी खबर मिल सकती है अपनी फैमिली से मुतल्लिक। इस खबर से आपको और ज्यादा तरक्की और एनर्जी मिलेगी। पढ़ने के लिए ला हौला वला बिल्ला 19 मरतबा रोजाना आपकी एनर्जी को बूस्ट। दाऊद जी हमारे साथ कॉलर हैं मुनीब आसिफ साहब इस्लामाबाद से। मुनीब साहब सवाल कीजिएगा। मुनीब साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुनीब साहब सवाल कीजिएगा। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने फ्यूचर के बारे में पूछना है थोड़ा सा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 Feb 2002। मुनीब आसिफ नाम है मेरा। 3 Feb 2002 ठीक हो गया। ओके जी, मुनीब आसिफ नाम है। 3 फरवरी 2002 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये फ्यूचर के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। फ्यूचर के मामला बहुत जबरदस्त होने जा रहे हैं। जो चीज ये अपने सर पे सवार करते हैं अल्लाह ताला इनको वो दे देते हैं। कामयाबियां मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और एंड ऑफ
जो है लाइफ जो कहते हैं कि हर चीज में पॉजिटिविटी हो जाएगी, बट ये है कि करंट सिचुएशन में कुछ नेगेटिव हुए हुए हैं और काम कर रहे हैं और कामों से मुतल्लिका अपनी ख्वाहिशें पूरी करने से मुतल्लिका थोड़े से उदास हैं। थोड़ा सा अपने मामलात में रूहानियत को लेकर आए, आयत करीमा का कसरत से विर्द करें और इंशाल्लाह ताला वो नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। सही। अच्छा, एक सवाल था मेरे पास दाऊद जी, 3 तारीख 3रा महीना 2001, शबान इलाही, ओवरऑल बता दें इनको, इनकी फ्यूचर के हवाले से। हाँ जी, शबान इलाही के ओवरऑल फ्यूचर के बारे में बात करें तो काम तो काफी ज्यादा है शबान के पास। देखिए 3 का अदद जुपिटर का एनर्जी होता है, ऐसा लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कामयाबियां मिलती हैं और कम्युनिकेशन या नेट की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में काफी तरक्की करते हैं, काम काफी आते हैं। लेकिन थोड़े से कामों में सुस्ती इसलिए रह जाती है कि ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ चीजें रह जाती है, कुछ रूहानी मामलात होते हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस है, जैसे कंधों पे वजन या कुछ चीजें रुक जाती है, नजर बद का खतरा रहता है। इनको सूरह मुजम्मिल हम 2 मरतबा 3 दिन पानी दम करके पी लें, इस लिए से कि कामों की रुकावटें दूर हो जाए ओवरऑल, एंड काफी चीजें बेहतर है। आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान भी हो सकता है। सही। एक और भी सवाल था, किरण 29 मई 1998 शादी के हवाले से पूछना चाह रही थी। हाँ जी, किरण की शादी के मामलात की एनर्जी देखें तो किरण डबल माइंडेड है शादी के मामलात से मुतल्लिका, और अभी थोड़ा सा वेट है, गुस्सा कंट्रोल करें, नेगेटिविटी है। आफ्टर 2 मंथ एनर्जी बेहतर होगी, लेकिन अभी प्रॉब्लम है। शादी के लिए वजीफा बता देता हूँ, मारा जल बहरैन जल तकियान सूरह रहमान की आयत। ठीक, आयशा हमारे साथ मौजूद है टेक्सला से। आयशा, वेलकम टू सुबह की सोच, सवाल कीजिएगा। आयशा प्लीज सवाल कीजिएगा। मैंने अपने रिश्ते के हवाले से, मेरी रिश्ते आते हैं पर कहीं बात नहीं बन रही। आपकी डेट ऑफ बर्थ हम जान सकते हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर जी 1999। ओके आयशा, मैं अभी पूछता हूँ, दाऊद जी इनके रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कहीं बात पक्की नहीं हो रही है। आयशा की टेक्सला से हमारे साथ मौजूद आयशा 14 नवंबर 5 का अदद मरकरी, अक्ल, फहम, खूबसूरती, किसी चीज की कहीं बेसिकली आपके रिश्तों में ऐसे है जैसे नजर लगी होती है। तो आप सूरह फलक पढ़ें, 11 दिन सूरह फलक पढ़ें और 100 टाइम रोजाना पढ़ें। इशा के बाद जो है 100 टाइम पढ़नी और सारा दिन खुला पढ़ना, तो फिर देखिए आपके रिश्तों में जो रुकावट है वो खत्म होगी, मगर रिश्ता आपका बहुत अच्छा और बेहतरीन होएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देंगे रिश्ते में। ठीक हो गया दाऊद जी। अब मुझे ये बताइएगा, सुबह की सोच के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। सुबह की सोच का फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है? मेरा फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है? गजल का फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है? सुबह की सोच का फ्यूचर आप बहुत जबरदस्त देखेंगे। आपकी वीडियो बड़ी वायरल होने जा रही हैं, आपकी वो वीडियो इतनी वायरल होती हैं कि आपको इसको फेमस कर रही हैं, और आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप बहुत ज्यादा फाइट भी कर रहे हैं। बेहतरीन एनर्जी है, चेंज आ रहा है, कुछ बड़ा चेंज आएगा और यहाँ पे काफी चीजों में बेहतरी भी होगी। तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखें। और गजल और हसनैन के हवाले से भी बता दें, लगे हाथों। गजल थोड़ा सा उदास जब तक नेक्स्ट कॉल आती है। गजल अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा उदास रहती हैं। उदासी क्यों है गजल? अच्छा, कुछ नया शुरू करना पिछले दिनों मैं नहीं था, इस वजह से उदास थी। हसनैन नहीं थे ना, तो हसनैन तो अपने मामला कर रहे हैं। अच्छा, हसनैन और गजल आप दोनों चेंज चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में, पता नहीं आप बिल्कुल। यहीं से हम आगे अपने बारे में कंटिन्यू करेंगे। पहले हमजा लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी हमजा, अपना सवाल कीजिए। हमजा सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हमजा सवाल कीजिएगा। मेरे ना रिश्ता हो नहीं रहा काफी देर से। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा हमजा। 21/7/1999। क्या? 21/7/1999। 21/7/1999 जी, 21/7/1999। रिश्ता नहीं हो रहा हमजा का सर। आ जाएगा रिश्ता इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। और रिश्ते से मुतल्लिका आपको आने वाले वक्त में कुछ थोड़ी सी रुकावटें हैं। वैसे तो बहुत अच्छी एनर्जी है, आप रूहानियत से भी जुड़े हुए हैं, कामों में मदद आ जाती है। रिश्ते से मुतल्लिका आपके लिए मैं एक पढ़ने के लिए अमल बता देता हूँ। 505 मरतबा ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 दिन सिर्फ रिश्ते की नियत करके पढ़ो, इंशाल्लाह ताला अच्छा रिश्ता आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अभी एक कॉल आई थी आयशा की, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 14 नवंबर 1999। उनका भी रिश्ते का मसला था, ये भी 1999 वाले, इनका भी रिश्ते का मसला है। सो दाऊद जी आप बता रहे थे कि हसनैन और गजल चेंज चाह रहे हैं। हम कैसा चेंज चाह रहे हैं? चाह रहे हैं सेट में चेंज हो, आपके में कोई बेहतरी, बड़े आपको पास बुलाएं, पैसे बढ़ा देते हैं। और ये मैं सीधी सीधी बात करूंगा, हसनैन और गजल यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपके।
कोई और प्रोग्राम भी मिलने वाला है यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करेगा आपके लिए। चलें सर बस इंशाल्लाह। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इससे आगे। सही। अच्छा, एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है जी। अच्छा, उनका सवाल ऊपर से बताया जा रहा है 3 तारीख 3 सितंबर 1998, वो शादी के हवाले से बता दीजिए, नाम नहीं बताना चाहते। शादी के हवाले से जी, बिल्कुल शादी के मामलात में रुकावट है, बिल्कुल तीनों कार्ड की एनर्जी है, शादी के मामलात में डबल माइंडेड हैं। सूरह नास पढ़ना शुरू करें, इनको कहें 100 सूरह नास पढ़ें और 11 दिन लगातार पानी पे दम करके पिएं और खुला सारा दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द रखें। 11 दिन के बाद काफी एनर्जी बेहतर हो जाएगी। शादी के मामलात में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक हो गया। और इसके अलावा अभी हमारे पास अगर कोई कॉलर आते हैं तो हम आपसे रब्ता करेंगे। दाऊद जी, मेरे ख्याल है वक्त हमारे पास खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। या वक्त है हमारे पास, ठीक है जी, वक्त है। और समरीन हमारे साथ हैं सरगोदा से। समरीन, बताइएगा क्या सवाल है आपका? 18 अप्रैल से 2001। वापस बताइएगा प्लीज। 18 अप्रैल 2001। ओके, सवाल आपका? मेरी शादी नहीं हो रही। 18 अप्रैल 2001 हमारी शादी इनकी नहीं हो रही है जी। दाऊद जी, चला शादी के मामले जल्द हो जाएंगे। यहाँ पे आफ्टर 4 मंथ आपको बड़ी अच्छी अचानक अच्छी खबर मिलेगी और शादी बड़ी अच्छी होगी। शादी से मुतल्लिका जो अभी की एक्टिविटी है उसके लिए आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। बेसिकली शादी का नहीं, आपकी सेहत का भी इशू है, कंधे वगैरह भारी रहते हैं, सर दर्द रहता है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 313 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 11 दिन पिए। और शादी के लिए आपको अमल बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा 21 दिन करें। ठीक हो गया जी, आपने शादी का हल बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी, इनका भी शादी का मसला था और शादी के मसले मसाइल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और एक कॉलर हमारे साथ और हैं जी। कौन साहब, कहाँ से? सही, आपको आवाज आ रही है? आवाज उनकी ड्रॉप हो रही है, आप दोबारा राब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दाऊद जी वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन आज जितनी कॉल्स हमारे पास आई हैं शादी के मसले से रिलेटेड, तो मैं समझता हूँ ऊपर सईद या हमाद इन सबको कनेक्ट करवा दें यार, कुछ क्योंकि बहुत सारे कुछ बेहतरी हो सकती है। दाऊद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन व ज़ात, ये थी आज की सुबह की सोच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सुबह की सोच आई होगी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।